अरबी और फारसी की ये शब्द हमें देखने के लिए मिलते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अरबी और फारसी के भी बहुत से शब्दों से शब्द व्यापारिक हिंदी में लिए गए हैं और आए। अरबी और फारसी के साथ साथ मैंने जैसे आपको ये भी कहा कि जैसे अरबी मुगलों का राज हम पर था, वे यहाँ रहे, बहुत सालों तक यहाँ रहे, अपना साम्राज्य उन्होंने विस्तारित किया, यहीं पर वो बाजार या लोगों के साथ व्यवहार करते रहे। तात्पर्य उनकी भाषा के बहुत अधिक शब्द हमारे हिंदी में आए हैं। उसी तरह से अंग्रेजी शब्दावली भी, अंग्रेज भी हमारे यहाँ पर रहे, 2-3 साल तक वो रहे, यहाँ पर राज किया, और अंग्रेजी शासन काल में यहाँ पर प्रशासनिक व्यवस्था भी जो थी वो अंग्रेजों को ही थी। इसलिए बहुत से अंग्रेजी शब्द हिंदी के अंतर्गत आए हैं और सभी प्रतिष्ठानों में, बैंकों में अंग्रेजी में ही काम होता है। जैसे बेहिचक रूप में आज भी अंग्रेजी शब्द व्यापारिक हिंदी के अंतर्गत, जैसे बैंक शब्द है, बैंक, लाइसेंस, परमिट, कोटा, बोनस, चेक, वाउचर, नोट, बिल, स्टॉक, कमीशन, कंपनी, लिमिटेड, ऑर्डर, स्टोर, बिल्टी, मॉडल, शेयर, टीवी, फैन, कंप्यूटर, ऐसे जितनी भी शब्द हमारा हिंदी में तो बहुत अधिक रूप में अंग्रेजी शब्दावली, ये व्यापारिक हिंदी के अंतर्गत आई। तो इस तरह से हम देखते हैं कि व्यापार के अंतर्गत जो हिंदी का प्रयोग होता है, उस हिंदी के लिए वो जो हिंदी बनाई गई है, उस हिंदी को बनाते समय ऐसे बहुत से शब्द, एक तो प्राचीन परंपरा से आए हुए शब्द, अर्थशास्त्रीय परंपरा से आए हुए शब्द, अरबी शब्द, अंग्रेजी शब्द, ये जो बाहरी विदेशी भाषाओं से आए हुए शब्द है, पहले तो ये लिए गए जैसे कि वैसे लिए गए, और कुछ शब्दों की निर्मिति की गई, नवनिर्मिति की गई। अब जैसे नवनिर्मिति में मैंने आपको कहा कि वैसे हम जब नए शब्द बनाते हैं, इन शब्दों का जब निर्माण करते हैं, जैसे बैंकिंग क्षेत्र में हम देखते हैं कि बहुत से शब्दों को तैयार किया गया है। जैसे धनादेश शब्द है, ये शब्द तैयार किया गया है। धन को देने का आदेश, मतलब इनको पैसे दे दो, धनादेश, जिसको हम अंग्रेजी में चेक कहते हैं। उसी प्रकार देय, धन यह शब्द है। सापेक्ष, मूल्य, जमा पर्ची, अनुपार्जित आय, अग्रिम जमानत राशि, ऐसी बहुत से नवनिर्मित शब्दों को भी तैयार किया। तो जब आपको परीक्षा में इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है कि व्यापारिक या व्यावसायिक या वाणिज्यिक हिंदी की संरचनात्मक व्यवस्था को स्पष्ट कीजिए, या आपको यह पूछा जाता है वाणिज्य और व्यावसायिक हिंदी की संरचनात्मक विशेषताओं का विवेचन कीजिए। संरचनात्मकता का अर्थ पहले मैंने आपको बता दिया। संरचनात्मकता का मतलब होता है स्ट्रक्चर, जो हिंदी का स्ट्रक्चर है। कौन सी हिंदी का? व्यापार में प्रयोग होने वाली हिंदी का। तो व्यापार में प्रयोग होने वाली हिंदी यह अनौपचारिक हिंदी नहीं है, औपचारिक हिंदी है। वो प्रयोजन मूलक हिंदी है, उसको एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए तैयार किया गया है, निर्माण किया गया है। तो ऐसे हिंदी का निर्माण करते समय जो शब्दावली तैयार की गई, वो शब्दावली के लिए कुछ नए शब्द तो कुछ पुराने शब्द, ऐसे शब्दों का आधार लेकर नई हिंदी बनी, व्यापारिक हिंदी बनी। तो पुराने शब्द कौन से? तो मैंने जैसे आपको कहा, प्राचीन अर्थशास्त्रीय परंपरा से आए हुए शब्द, जिसमें मूल्य वृद्धि है, इकाइक वृद्धि है, या शिखा वृद्धि है, वगैरह वगैरह, ये शब्द। कुछ पारंपरिक रूप में यहाँ मारवाड़ी, राजस्थानी और गुजराती समाज के जो शब्द थे, बही, खाता, जमा, देवाल, लेवाल वगैरह, ऐसे शब्द। कुछ अरबी फारसी शब्द, जिसमें मियाद, अबकारी, महसूल, रेहन, गिरवी, माल, आमदनी, ऐसे कुछ शब्द। कुछ अंग्रेजी शब्द, जैसे मैंने कहा बैंक, लाइसेंस, परमिट, लिमिटेड, कंपनी, कमीशन, स्टॉक, वाउचर, जितने और भी शब्द हो गए, ये तो केवल मैंने उदाहरण के लिए बताया। तो और कुछ नए शब्द जिनकी निर्मिति की गई, वो निर्मिति किस भाषा से की गई? वो निर्मिति की गई संस्कृत भाषा की शब्दावली से। तो जैसे अग्रिम जमानत, धनादेश, देय, सापेक्ष मूल्य, वगैरह वगैरह, ये शब्द तैयार किए गए, नवनिर्मित शब्द। तो ये पहली विशेषता है शब्द संपदा को लेकर, शब्द संपदा को लेकर। अब जो दूसरी विशेषता है इसकी, वह है विशेष शब्दावली।
संरचनात्मक विशेषताओं में पहली विशेषता थी उसकी शब्द संपदा, जिसमें ये सभी आपको बताने हैं कौन से, प्राचीन अर्थशास्त्रीय परंपरा, पारंपरिक शब्दावली, उसके बाद अरबी शब्दावली, अंग्रेजी शब्दावली, नवनिर्मित शब्दावली। तो इसका विवेचन करना है। अब जो दूसरी विशेषता है इसकी, विशेष शब्दावली। व्यापारिक और व्यावसायिक भाषा की अपनी कुछ शब्दावली है। इसे जो सामान्य शब्दावली से ग्रहण कर एक विशेष नए अर्थ में प्रचलित है, मतलब सामान्य अर्थ से ही शब्द लिए हैं, सामान्य हिंदी से ही वो शब्द लिए हैं, लेकिन जब वो शब्द व्यापार में आ जाते हैं तो उसका अर्थ अलग बन जाता है। जैसे ऋण शब्द है, ऋण। ऋण का मतलब क्या है? ऋण का मतलब क्या है, कौन बताएगा? जिसको हम मराठी में ऋण कहते हैं। लोन। क्या? ऋण का मतलब क्या? लोन लोन लोन, लोन कर्जा। कर्जा या लोन, वो होता है व्यापारिक भाषा में उसका अर्थ लोन लेना या कर्जा लेना या ऋण लेना। लेकिन सामान्य जीवन में उसका अर्थ क्या होता है? ऋण का अर्थ उपकार। हाँ, बिल्कुल सही है। तो सामान्य शब्दावली से वो शब्द लिया गया है, लेकिन सामान्य शब्दावली में जहां पर ऋण शब्द का अर्थ होता है उपकार, तो वही शब्द जब व्यापारिक हिंदी की व्यापार में आ जाता है तो उसका अर्थ होता है लोन या कर्ज, जिसको कहा जाता है वह। उसी तरह पूंजी शब्द है, पूंजी। अब पूंजी का व्यापारिक अर्थ होता है भांडवल या पैसा, जिसको हम कहते हैं। तो सामान्य अर्थ उसका क्या होता है? पूंजी का मतलब होता है संचय। जैसे मेरे समग्र जीवन की ये मेरे 2 बच्चों के रूप में ये मेरी पूंजी है, ये मैंने जितने भी पुण्य कर्म किए हैं वो मेरी पूंजी है। पूंजी का मतलब होता है, प्रॉपर्टी। हाँ, तो प्रॉपर्टी। लेकिन इधर पूंजी का मतलब होता है पैसा, या जिसको कैपिटल या भांडवल कहा जाता है वह। तो सामान्य शब्द से ही वो विशेष शब्द बन जाते हैं जब वो व्यापार में आते हैं, विशेष शब्द व्यापार में आते हैं। तो शेयर बाजार के शब्द इस विशेषता में हमने देखने के लिए मिलते हैं। बहुत से ऐसे शब्द हैं जिसका अर्थ होता है, जैसे बियर एंड बुल, ये शेयर बाजार में शब्द प्रयोग किया जाता है। बियर एंड बुल, इनका सामान्य अर्थ अगर ले तो ये 2 प्राणियों के नाम है। बियर का मतलब होता है भालू और बुल का मतलब होता है सांड। तो जैसे व्यापार में इस प्रकार के शेयर बाजार में इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे तेजी मंदी है ना, जैसे तेजी मंदी में हम लेते, तेजी का मतलब होता है जब बाजार जोरों पर होता है तो तेजी, और जब बाजार मंद हो जाता है या बाजार गिरता है तो उसको हम मंदी कहते हैं। लेकिन तेजी मंदी ये शब्द व्यापार में आ गए। शेयर बाजार में ऐसी बहुत सी शब्दावली देखते हैं हम। जैसे मैंने कहा कि और भी शब्द है, जैसे अगर हम कहें कि तेल गरम और दाल नरम, इसका मतलब क्या है? या गेहूं गरम दाल नरम, इसका मतलब क्या है? व्यापारिक भाषा में गेहूं गरम का मतलब होता है गेहूं के दाम बढ़ गए हैं, और दाल नरम मतलब दाल के भाव डाउन हो गए। डाउन हो गए हैं। तो बाजार कैसा है? हाँ, तो बाजार कैसा है? नरम गरम है, मतलब तेजी मंदी वाला। उसी तरह से सोना उछला, चांदी लुढ़की। सोना उछला, इसका मतलब सोने के दाम रेट हाई हो गया। हाई हो गए, चढ़ गए। और चांदी लुढ़की का मतलब चांदी के भाव कम हो गए। तो उछला, लुढ़कना, उछलना, तेजी, मंदी, नरम, गरम, ये बुल एंड बेयर, ये जैसे जो शब्दावली का प्रयोग होता है वो व्यापार में आने के कारण ये शब्दावली विशेष शब्दावली बन जाती है। सर, हालांकि बियर एंड बुल का क्या मतलब है? ये जो होता है ना, जो शेयर बाजार होता है ना, जब शेयर बढ़ जाते हैं, है ना, जैसे आपने कभी शेयर मार्केट का जो ऑफिस अगर दलाल स्ट्रीट पर देखा होगा या कभी फोटो में भी देखा होगा, तो एक बैल का चित्र लगाया हुआ है। देखिए एक एक मूर्ति है, देखिएगा बैल की ऐसी जो भाग रहा है आगे तेज, है ना। तो ये इसका मतलब होता है जो सांड होता है वो तेज चलता है, तेज एकदम से फास्टली।
तो ये जो है वो शेयर मार्केट का प्रतीक है कि जैसे तेजी आ जाती है, और भालू का मतलब जो हमेशा उछलता कूदता है। तो ये बाजार कभी एक जैसे नहीं रहता है। शेयर मार्केट अभी एक पल में चढ़ता है, दूसरे पल में गिर जाता है, तीसरे पल में, मतलब एक एक सेकंड में उसके शेयर्स के कभी गिर जाते, कभी बढ़ जाते, कभी गिर जाते, कभी बढ़ जाते। तो उसके ये प्रतीक है बेयर एंड बुल जिसको कहा जाता है, मतलब तेजी मंदी ही है। तो जैसे भालू के जैसे ये जो है वो उछलना कूदना, तो शेयर मार्केट ऐसे चलता है। आप जैसे देखते हैं ना, हमारा जो ईसीजी होता है वो एक जैसे होता है क्या? नहीं, वो नीचे ऊपर होता है। तो ये जो है बहरहाल बुल उस तरह से उस प्रतीक के अर्थ में कहा गया है, तेजी मंदी के अर्थ में कहा गया है। उसी तरह तेजी मंदी, नरम गरम, उछलना कूदना, लुढ़कना वगैरह, है ना। तो ये जो है जैसे चमकना, चांदी चमक गई। चांदी चमक गई का मतलब अब चांदी जो है वो उसके भाव बढ़ गए। तो ऐसे बहुत सी शब्दावली जो है जो विशेष रूप में व्यापार में प्रयुक्त होती है। सामान्य व्यवहार में भी वो शब्दावली है, लेकिन वो अर्थ वहां पर अलग देती है जो केवल व्यापार में होती है। जैसे मैंने मूल्य शब्द कहा, तो व्यापारिक में मूल्य का मतलब होता है कीमत, और व्यावहारिक जीवन में मूल्य जिसको हम कहा तत्व। जाता है, हाँ, जिसको तत्व मूल्य जिसको कहा जाता है वो अलग होता है। तो जो व्यापार में आने के बाद वो शब्द बदल जाते हैं। तो विशेष शब्दावली भी जो है वह उदाहरण के साथ इसका विवेचन आप करेंगे। अब उसके बाद समांतर शब्दावली, ये तीसरी विशेषता है। प्रशासनिक हिंदी की तरह यहां पर भी संस्कृत निष्ठ और अरबी फारसी से प्रभावित उर्दू की शब्दावली समांतर रूप में पाई जाती है। देखिएगा, नए शब्द उसमें जो है वह बनाए गए, कभी उसके समान रूप में, मतलब संस्कृत शब्द भी है और उसी उसी को व्यक्त करने वाला अरबी फारसी भी शब्द है। आप अरबी फारसी शब्दावली हिंदी में और व्यापारिक भाषा में बहुत मात्रा में आई है। इसका कारण क्या है कि यहाँ पर मुगलों का राज या मुगलों का प्रशासन, मुगलों का बाजार बहुत सालों तक था, बहुत सालों तक हम पर राज था। इसलिए व्यापारिक रूप में जब उनके साथ संपर्क हमारा आता था, हालांकि वही हमारे राजा थे, तो उनकी जितनी शब्दावली है, व्यापारिक शब्दावली, वो सभी हिंदी में आई थी। तो उसके साथ साथ कुछ संस्कृत शब्दावली भी जो हमारे यहाँ पर प्राचीन परंपरा से पाई जाती है, वो भी हमें देखने के लिए मिलती है। जैसे हम कहते कि भुगतान शब्द है, भुगतान, ये शब्द जो है हमारे यहाँ पर संस्कृत शब्द है भुगतान। उसी को हम कहते पे करना, अंग्रेजी में पे करना, और उसी का एक अरबी फारसी रूप है अदायगी, मतलब अदा। जैसे आपने देखा है ना, हमारे जो नोट होते हैं ना, नोट, उस नोट के पीछे एक गवर्नर की सिग्नेचर होती है ना, सभी भाषाओं में नोट, जैसे 10 रुपए का नोट है वगैरह वगैरह, तो उसके नीचे एक लिखा होता है गवर्नर का वाक्य, मैं धारक को 10 रुपए 10 रुपए देने का वचन अदा करता हूं, मतलब अदा करता हूं, ये अदा करना, भुगतान करना या पे करना। तो उसी तरह जमीन शब्द है, जमीन, ये अरबी फारसी शब्द है। संस्कृत शब्द है प्रतिभू, और यही शब्द व्यापार में दोनों जगह पर प्रयुक्त होता है, प्रतिभूति या प्रतिभू। उसी तरह कर्ज शब्द है, आपने अभी आप में से किसी ने कहा ना कि लोन या कर्ज, जिसको संस्कृत में ऋण कहा जाता है तो अरबी फारसी में कर्ज कहा जाता है। संस्कृत में मूल्य कहा जाता है तो कीमत उसको अरबी फारसी में कहेगी। संस्कृत में राशि, वही शब्द रकम, लेखे, वही शब्द खाता। ऐसे बहुत से पैरेलल शब्द, मतलब समान शब्द भी आपको व्यापारिक भाषा में देखने के लिए मिलते हैं, व्यापारिक भाषा के अंतर्गत देखने के लिए मिलते हैं। कुछ शब्दों के लिए नए शब्द बने ही नहीं, जैसे के वैसे लिए। जैसे बैंक शब्द है, अब बैंक के लिए ना मराठी में ना हिंदी में उसका व्यवहारिक रूप में लिया जाता है। जो शब्द प्राचीन परंपरा से या जो शब्द अंग्रेजी से आया है, बैंक, उनको, उस शब्द को हमने स्वीकार कर लिया। हालांकि चेक शब्द को हम धनादेश भी कहते हैं और चेक भी कहते हैं। तो ये समांतर शब्दावली भी हमें देखने के लिए मिल जाती है। ये भी एक उसकी एक संरचनात्मक विशेषता है। चौथी इसकी संरचनात्मक विशेषता है
शब्द रचनागत विशेषता। अब हमने शब्द संपदा की दृष्टि से देखा, अब शब्द रचनागत उसकी क्या विशेषता है। तो ये जो शब्द की रचना की जाती है, शब्द बनाए जाते हैं, देखो तैयार किए जाते हैं, है ना। जैसे रेलगाड़ी, ये शब्द है, सुना है ना आपने, रेलगाड़ी। यस सर। यस सर। अब रेलगाड़ी एक शब्द है या दो शब्द है? दो दो भी है, एक है। दो शब्द कौन से रेलगाड़ी हैं? तो एक ही। रेलगाड़ी शब्द एक है। रेल और गाड़ी। हाँ, लेकिन रेलगाड़ी शब्द एक नहीं है, मतलब लिखते समय हम एक लिखते हैं, लेकिन ये दो शब्दों के योग से बना है। रेल और गाड़ी, तो ये दो शब्दों के योग से बना है। रेल शब्द कौन सी भाषा का है? अंग्रेजी। अंग्रेजी भाषा का शब्द इंग्लिश। है। हाँ, इंग्लिश। और गाड़ी शब्द ये जो है वह हिंदी भाषा का है। मतलब रेलगाड़ी एक शब्द बना है, लेकिन अंग्रेजी प्लस हिंदी, मतलब अंग्रेजी और हिंदी के संयुक्त रूप में बना शब्द रेलगाड़ी, है ना, एक रूप में। तो कभी समान स्रोत या उपसर्ग और प्रत्यय लगाकर शब्द बनाए जाते हैं, देखिएगा। उपसर्ग, कारक, प्रत्यय, जिसको हम कहते हैं कि शब्द बनाते समय, जैसे मान, अवमान, ये जो शब्द है ना, उपसर्ग बनाकर लिखा गया। मान उपसर्ग लगा, अवमान, मान। तो उसी तरह ऐसे बहुत से शब्द जो है समसूत्री उपसर्ग या प्रत्यय लगाकर ये जो है शब्द बनाए गए। जैसे एक शब्द आपको दिखता है कंपाउंडेड इंटरेस्ट, जिसको कहा जाता है चक्रवृद्धि ब्याज, है ना, चक्रवृद्धि ब्याज। अब ये चक्रवृद्धि ब्याज शब्द बना कैसे है? चक्रवृद्धि ये संस्कृत का शब्द है ना, संस्कृत का शब्द है चक्रवृद्धि। और ब्याज ये शब्द जो है, ब्याज ये हिंदी शब्द है। तो संस्कृत और हिंदी, संस्कृत और अरबी शब्द भी हमें देखने के लिए मिलते। उसी प्रकार जमानत राशि शब्द है, बेल बॉन्ड हम कहते हैं ना, जमानत राशि। जमानत ये अरबी फारसी भाषा का शब्द है, और राशि ये शब्द जो है वह संस्कृत भाषा का है। तो ये जैसे ये उपसर्ग जो बना हुआ है, उसी तरह मांग ड्राफ्ट, डिमांड ड्राफ्ट को हम कहते हैं मांग ड्राफ्ट। मांग हिंदी शब्द है, ड्राफ्ट अंग्रेजी शब्द है। संयुक्त बैंक खाता, अब तो देखो, संयुक्त शब्द संस्कृत, बैंक शब्द अंग्रेजी, और खाता शब्द अरबी फारसी। मतलब तीन अलग अलग भाषाओं के शब्दों को लेकर एक शब्द बनाया है, संयुक्त बैंक खाता, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं ज्वाइंट बैंक अकाउंट। संयुक्त एक भाषा का, बैंक दूसरी भाषा का, और खाता तीसरी भाषा का। ऐसे तीन अलग अलग भाषाओं को लेकर एक शब्द बना, जिसको कहा गया संयुक्त बैंक खाता, मतलब ज्वाइंट बैंक अकाउंट। उसी तरह अग्रणी बैंक, लीड बैंक जिसको कहा जाता है, इसमें अग्रणी शब्द किस भाषा का है? अंदाजा लगा सकते? संस्कृत। संस्कृत भाषा का। अग्र मतलब पहले, लीड अग्रणी, अग्रभाग में, अग्रज मतलब बड़ा भाई हम कहते हैं ना, तो अग्रज या अग्रणी। तो अग्रणी यह संस्कृत का है, और बैंक यह शब्द है वह अंग्रेजी का है। उसी प्रकार हम कहते हैं कि बेबाकी प्रमाण पत्र, है ना, नो ड्यू सर्टिफिकेट, बेबाकी प्रमाण पत्र या बेबाकी पत्र। अब बेबाकी ये शब्द तो जनरल व्यावहारिक हिंदी का है, और वही शब्द पत्र संस्कृत का है, प्रमाण पत्र, नो ड्यू सर्टिफिकेट। तो ऐसे कार्यालयीन प्रयुक्ति के समान व्यापारिक भाषा में भी जो शब्द बने हैं वह कभी कभी समान स्रोतीय, मतलब एक सोर्स से आए हुए भाषा से बने, कभी विषम स्रोतीय, मतलब अलग अलग भाषाओं से आए हुए बने हैं। जैसे भी हो, शब्दावली को तैयार किया गया। शब्दावली को इस प्रकार से, अब हम ये देखते नहीं कि हम शुद्ध रूप में हिंदी बोल रहे या मराठी या अंग्रेजी बोल रहे। संयुक्त बैंक खाता, अब ये तीन हमने कभी ये सोचा भी नहीं होगा, ये तीन शब्द तीनों अलग अलग भाषाओं से लेकर बनाए गए, लेकिन ये सच है। इसी तरह मांग ड्राफ्ट, चक्रवर्ती ब्याज, जमानत राशि, अब ये शब्द रूढ़ हो चुके। अब उसमें हम प्योरिटी लाने की कोशिश करेंगे तो ये शब्द आप जाएंगे नहीं। ये शब्द अब उतनी अस्मिता लेकर
करने का क्या है, शब्दों को क्यों निकालना है, शब्दों को निकालना क्यों है? जो शब्द व्यावहारिक में रूप में रूढ़ है गए, वो शब्द रूढ़ हमें प्रयोग में लाने चाहिए, क्योंकि हम शब्दों के लिए बने नहीं है। शब्द किसके लिए बने हैं? हमारे लिए बने हैं। इसलिए हम जिन शब्दों को समझते हैं, जिन शब्दों को अच्छी तरह से हम समझते हैं, उसमें व्यवहार कर सकते हैं, ऐसे शब्दों का प्रयोग व्यापार के अंतर्गत किया जाता है। तो ये शब्दावली को लेकर कुछ उसकी विशेषताएं थी। अब पांचवी विशेषता है इसकी वाक्य विन्यास। मतलब वाक्य विन्यास की दृष्टि से, वाक्य तैयार करने की दृष्टि से भी इसकी एक व्यवस्था पाई जाती है। इसकी वाक्य रचना भी जो होती है उसमें लेन देन से संबंधित क्रिया की बहुलता होती है। जैसे ज्यादा शब्द अगर व्यापार में मिलते हैं तो किस प्रकार से, लेना देना, जमा करना, निकालना, मांगना, भेजना, कॉमन शब्द आपको देखने के लिए मिलेंगे। सब्जी वाला सब्जी बेचता है तो ले लो ले लो ले लो ले लो कहता है। केले वाला केला बेचता है तो ले लो कहता है। बैंक यदि पैसे लोन ले लो, पैसे जमा करो, पैसे निकालो, पैसे भेजो, माल निकालो, माल भेजो, माल मंगवाओ, प्रोडक्ट उत्पादित हुआ, प्रोडक्ट को भेजा गया, प्रोडक्ट निकाला गया, प्रोडक्ट को लाया गया, प्रोडक्ट को दिया गया। मतलब जो भी शब्दावली ज्यादातर हमें व्यापारिक हिंदी में मिलती है, जो भी वाक्य मिलते हैं, वह खासकर जिसमें बहुलता जो पाई जाती है वह क्रियाओं में लेना देना, जमा करना, निकालना, भेजना, ये पाई जाती है। तो इसमें क्रिया ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। वहां कर्ता की ओर ध्यान नहीं दिया जाता है। वाक्य रचना में कर्ता का लोप हो जाता है, क्योंकि वाणिज्य और व्यवसाय की जो भाषा होती है वो व्यक्तिपरक नहीं होती, व्यक्तिपरक नहीं होती। जैसे रिलायंस को फायदा हुआ, मतलब रिलायंस समूह को फायदा हुआ है। बीएसएनएल ने लॉन्च किया, मतलब बीएसएनएल संस्था ने लॉन्च किया। यह व्यक्तिपरक कोई एक व्यक्ति नहीं है ना, एक व्यक्ति नहीं है यहां पर। तो व्यक्तिपरकता इसमें नहीं होती है, बल्कि ये जो वाणिज्यिक हिंदी है उसमें व्यक्तिपरक से समूहपरक बन जाती है सब। तो व्यक्तिगत रूप में जब हम बात करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है, ऐसा होता है। लेकिन जब कंपनियां व्यापार में जो होता है वो हम होता है, हम ऐसा चाहते हैं, हमारी कंपनी ऐसा चाहती है, तो वाक्य रचना में कर्ता ये लुप्त हो जाता है। कर्ता हमें देखने के लिए नहीं मिलता है, तो वहां पर क्रिया पर ज्यादा जोर होता है। जैसे लेना देना, भरना, जमा करना वगैरह, जैसे मैंने कहा था, वो उसमें आपको ज्यादातर पाया जाता है। और वाक्य रचना कैसी होती है, तो उपप्रयुक्ति के अनुसार वाक्य रचना का स्वरूप बदल जाता है। जैसे व्यापार में 3 प्रकार के स्तर होते हैं, जैसे मैंने आपको कहा, अंतर विभागीय व्यापार, उसके बाद अंतरा विभागीय और जनसंपर्क। देखिए जैसे मैंने कहा कि आपको व्यापार के अनुसार व्यापार का रचना कैसी है। एक सब्जी वाला अगर फुटपाथ पर बेचकर सब्जी बेचता है तो उसकी व्याख्या व्यक्तिगत रूप में होती है। चलो मुझे ये बेचना है, आइए और लेकर जाइए, व्यक्तिगत रूप में होता है। उसी तरह जैसे हमने कहा कि जब व्यापार का क्षेत्र बढ़ जाता है, जैसे कंपनियां हैं, छोटी छोटी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, छोटी छोटी प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां हैं, तो व्यापार की भाषा बदल जाती है, वाणिज्यिक व्यापार की संरचना बदल जाती है, क्योंकि वो एक ऊपरी स्तर पर, जिसे कहा जाए कि विस्तारित स्तर पर किया जाने वाला व्यापार है। तो इस दृष्टि से हम देखते हैं कि जैसे व्यापार का स्वरूप है, उस स्वरूप के अनुसार वाक्य रचना भी पूरी तरह से जो है वह बदल जाती है। तो इस दृष्टि से यहाँ पर हम वाक्य रचना के साथ साथ हम छठी जो इसकी विशेषता है, अनुवाद प्रधानता, इसको लेकर चर्चा करेंगे। देखिए प्रशासनिक भाषा की तरह इसमें भी अनुवाद प्रधानता आपको देखने के लिए मिल जाती है। और
अनुवाद प्रधानता का मतलब क्या है कि दोनों भाषा में, अंग्रेजी और हिंदी में भी। जैसे बैंकिंग के क्षेत्र में हम देखते हैं, एक पर्ची होती है पैसे निकालने की या लेने की या देने की, उस पे पहला वाक्य अंग्रेजी में होता है, उसके नीचे उसी वाक्य का ट्रांसलेशन हिंदी में या मराठी में होता है। हम अगर महाराष्ट्र बैंक में जाते हैं या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जाते हैं, एक उदाहरण के लिए एक पर्ची लेकर देखें, उस पर्ची में अंग्रेजी में ऊपर रचना की जाए, ऊपर लिखा जाता है और नीचे लिखा जाता है हिंदी में। यह अनुवाद प्रधानता क्यों? क्योंकि वाक्य में स्पष्टता हो, व्यवहार में स्पष्टता हो, किसी भी प्रकार की गड़बड़ी इसमें ना हो। हम जब पॉलिसी निकालते हैं बीमा के क्षेत्र में, तो अंग्रेजी में डॉक्यूमेंट्स होते हैं और उसी डॉक्यूमेंट्स की एक प्रति कॉपी होती है जो हिंदी में दी जाती है। तो आपको जो टर्म्स कंडीशंस होती है उसके बारे में यह समझने में किसी प्रकार की कठिनाई ना हो। बीमा साधन हो, यातायात, इसमें संप्रेषण साहित्य में यह प्रवृत्ति अधिकतर आपको पाई जाती है, जहां पर इस प्रकार की कहीं पर भी जो है गड़बड़ ना हो। इसलिए पैरेलल अंग्रेजी और हिंदी का प्रयोग बहुत अधिक रूप में आपको देखने के लिए मिल जाता है। तो व्यापार के क्षेत्र में अनुवाद प्रधानता यह भी एक भाषा की विशेषता है। और उसकी एक आखिरी विशेषता है, यह है संक्षिप्तियों का प्रयोग। मतलब व्यापार में जो भाषा होती है वो ज्यादा अलंकारिक नहीं होती है, ज्यादा कल्पनात्मक नहीं होती है, क्योंकि कल्पना, मनोरंजन, इसको साहित्य में स्थान है, कथा, कविता, निबंध में आपको देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन व्यापार की भाषा रुक्ष होती है, इसमें किसी का मनोरंजन करने का उद्देश्य नहीं है, इसमें किसी का दिल बहलाने का उद्देश्य नहीं है, या कोई कल्पनात्मकता को कोई स्थान नहीं है। व्यापार में 2 और 2 4 ही होते हैं, आप कैसे भी करो, 2 और 2 22 नहीं होते। साहित्य और कविता में 2 और 2 22 होते, मतलब उधर कुछ भी चल सकता है। चांद पर जाकर तारे तोड़ने की बात कविता में होती, लेकिन व्यापार में नहीं होती। व्यापार में जो सच है वो सच। इसलिए व्यापार की भाषा विस्तृत नहीं होती, अधिकतम संक्षिप्त रूप में भाषा का प्रयोग किया जाता है। इसलिए किया जाता है, जितना ज्यादा स्पेस भाषा को मिलता है उतना ज्यादा गड़बड़ी हो जाती, समझने में गड़बड़ी हो जाती। इसलिए जितनी संक्षिप्त भाषा होती है, गणित की तरह भाषा होती है, उस तरह से व्यापार और वाणिज्य में कंफ्यूजन कम हो जाता है, भ्रम कम हो जाता है। इसलिए व्यापार में आपको बहुत से संक्षिप्तियों का, शॉर्ट फॉर्म का प्रयोग मिलता है। जैसे लेखाकर्म में, मतलब चा खा, चा बिंदी खा बिंदी, इसका मतलब क्या है? चा के बाद बिंदी, खा के बाद बिंदी, इसका मतलब चालू खाता, चालू खाता। वैसे खा प्रू मतलब खाता पृष्ठ, पंजी संख्या, ऐसी बहुत सी आपको शॉर्ट फॉर्म देखने के लिए मिलते हैं व्यापार और वाणिज्य की भाषा में। वह इसलिए चूंकि अधिक प्रकार से आपको बैंकों के पासबुक में यह देखने के लिए मिलेगा, खास करके बैंकों के पासबुक के आखिरी पृष्ठ पर ये जो संक्षिप्तियों का प्रयोग किया गया है उसका डिटेल्स वहां पर दिया हुआ होता है। खाप्र का मतलब क्या है, खाता का मतलब, खा और ता का मतलब क्या है, तो ये आपको देखने के लिए उसके अंतर्गत मिल जाता है। तो ये संक्षिप्तियों का प्रयोग क्यों? चूंकि व्यापार और वाणिज्य की भाषा में भाषिक विस्तार को कोई महत्व नहीं है। जितना ज्यादा स्पष्ट तरीके से, जितना ज्यादा कम से कम शब्दों में सामने वाले तक बात पहुंचाई जाए, उतना ज्यादा जो है व्यवहार और व्यापार सरल बन जाता है और सहज बन जाता है। तो इस दृष्टि से, भाषिक दृष्टि से देखा जाए तो संक्षिप्तियों का भी प्रयोग आपको देखने के लिए मिलता है। थोड़ा ये टॉपिक विश्लेषण की दृष्टि से और समझने की दृष्टि से अन्य टॉपिक की तुलना में थोड़ा सा कठिन लगता है, लेकिन फिर भी अगर बोर्ड होता तो बोर्ड पर हम लिखकर या रूबरू नहीं सर, समझ में आ गया। समझ में आ गया ना, तो ठीक है। हाँ सर। तो मैंने आपको अभी बताया वाणिज्य और व्यावसायिक हिंदी की संरचनात्मक विशेषताएं। इसमें पहली विशेषता मैंने आपको बताई शब्द संपदा। दूसरी विशेषता, शब्द संपदा में मैंने आपको
प्राचीन अर्थशास्त्रीय परंपरा, पारंपरिक व्यापार की शब्दावली, अरबी फारसी शब्दावली, अंग्रेजी शब्दावली, कुछ नवनिर्मित शब्दावली, इसके बारे में कहा। दूसरी विशेषता विशेष शब्दावली, मतलब जो सामान्य भाषा में भी वो शब्द होते हैं, जब वो विशेष रूप में आते तो बदल जाते। फिर समांतर शब्दावली, उसके बाद शब्द रचनागत विशेषता, उसके बाद वाक्य विन्यास, और उसके उपरांत अनुवाद प्रधानता और संक्षिप्तियों का प्रयोग। यह भी आपको यहाँ पर विशेषताओं के रूप में देखा जाता है। तो हमने इस संपूर्ण चैप्टर में क्या देखा कि वाणिज्य और व्यापार का मतलब क्या है। वाणिज्य और व्यापार का मतलब होता है क्रय विक्रय, लेन देन जहां होता है वहां वाणिज्य व्यापार आ जाता है। और वाणिज्य व्यापार की प्रक्रिया या वाणिज्य व्यापार के अंतर्गत क्या क्या आता है, तो उत्पादित वस्तु से लेकर, वस्तु उत्पादन स्थान से लेकर ग्राहक के हाथ तक पहुंचने तक के बीच में जितनी गतिविधियां होती है वह सभी व्यापार और वाणिज्य के अंतर्गत आ जाती है। मतलब वस्तु को लगाना, व्यापार उपजना, उसको फिर उत्पादित करना, उसके बाद उससे शहर, गांव से शहर लाना, शहर से पैकिंग वगैरह, वो ग्राहकों के हाथ तक पहुंचने तक जो है वो व्यापार के अंतर्गत आ जाती है। फिर व्यापार का स्वरूप हमने देखा, व्यापार के स्वरूप के साथ साथ फिर व्यापार के क्या साधन है हमारे पास, जिसमें परिवहन साधन, बैंक तथा वित्तीय संस्थाएं, उसके बाद बीमा साधन, सरकारी और अर्ध सरकारी तंत्र, जनसंचार माध्यम और विज्ञापन, ये ऐसे कुछ उसके साधन भी हमने देखे। उसके बाद भाषिक प्रकार ये देखा हमने, मतलब वाणिज्य और व्यापार और भाषिक प्रकार, तो ये भी इसके अंतर्गत हमने देखा। उसके अंतर्गत मैंने देखा, आपको बताया कि सबसे ज्यादा व्यापारिक में जो है वो भाषा की विभिन्न प्रकार की प्रयुक्तियां होती है, अलग अलग प्रकार की स्टाइल होती है। मतलब आप एक फुटपाथ पर बैठे हुए व्यक्ति से लेकर एक बड़े कंपनियों तक जो व्यापार होता है वो अलग आता है। अब ये टाइम मेरा खत्म होने को है, आज का ये जो है वह हम यहीं पर समाप्त करते हैं। कल के लेक्चर में हम इसी का एक थोड़ा सा रिवीजन लेंगे, और समय मिला तो हम फिर अगले चैप्टर को शुरुआत करेंगे। बात समझ में आ गई आपके सभी के? हाँ सर। अच्छा, कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो तो मुझे आप मतलब पिछला पढ़ाया गया जो भी पाठ्यक्रम है उस पर भी अगर प्रॉब्लम हो तो आप नोट डाउन कर लीजिए और एक एक करके मुझे सवाल करते जाइएगा, हम उसका भी निरसन करते रहेंगे। ठीक है? हाँ सर, ठीक है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू सर। और आप सभी को मकर संक्रमण की बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को।